देखिए, हमारे सामने हैं सचिन पाटीदार, जो अभी हाल ही में एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो परीक्षा परिणाम आया है, तो उसमें जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो इनको जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई। चूंकि उड़ान के ये ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने पहली बार ये कोई परीक्षा दी और लगातार प्री मेंस में ये सफल हुए हैं। देखिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही कारण है कि मैं इनसे चाहता हूं कि ये आने वाले अभ्यर्थियों को ना, जो अभी हाल ही में जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है ये मार्गदर्शन दें, कुछ टिप्स बताएं, खास करके मेंस के बारे में। क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में जो है बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि पीएससी में सिलेक्शन कब होता है, होता ही नहीं है, या होने वाले कुछ एलाइट क्लास लोग हैं। तो एक्चुअल में क्या मेहनत की जाए, क्या रणनीति तय की जाए, तो मैं इनसे चाहता हूं कि वो बातें जो है आप तक जो है शेयर करें, तो आप एक्चुअल बातें जान पाएंगे। तो बताएंगे। तो मुख्य परीक्षा के बारे में अगर बात की जाए मुख्य रूप से, तो मुख्य परीक्षा में सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। सिलेबस अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, तो उसको देख के पहली नज़र में तो कोई भी विद्यार्थी डर भी सकता है कि इतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है बल, फिजिक्स में हम देखें तो बल लिखा हुआ है, तो आपको उस बल टॉपिक की बेसिक समझ होनी चाहिए। आपको उसकी परिभाषा पता कर लेनी है पहली बार। उसके प्रकार हो तो प्रकार पे हम बातचीत कर सकते हैं। उसकी कोई विशेषता है, उसके गुण, दोष, लाभ, हानि, ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उन तक पहुंच पाएं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही बल को कुछ ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम पूरा सिलेबस नहीं कर पाएंगे। ये किसी भी टॉपिक के साथ होता है, कोई भी यूनिट हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको सबसे पहले उसकी बेसिक समझ चाहिए। आपको उसकी परिभाषा की जानकारी हो, उसकी विशेषता, उसके गुण, दोष, लाभ, हानि, महत्व, बस पहले इन तक पहुंचे, उसके बाद आगे बढ़े। और अगर मैं मुख्य परीक्षा में एक आपको हिस्ट्री, जो इतिहास होता है, उसमें एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको कुछ बताऊं, तो मैं आपको 11 नंबर में एक फॉर्मेटिंग बताता हूं। जैसे कि आप बहुत सारे पूरे ही हिस्ट्री में लगभग हर सेगमेंट में उसको आप देख सकते हैं कि वो आपका यूज होगा। जैसे कि मान लो प्रशासन, हर हिस्ट्री में हर राजा का या फिर हर राजवंश का एक प्रशासन होता है। प्रशासन को 11 नंबर में उसका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में बनता ही बनता है कि आपको मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताएं बतानी है या मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताना है। तो आप उसको कैसे डील करें कि मौर्यकालीन ही नहीं, वो अगर प्रशासन का कोई भी क्वेश्चन आता है और हमें बिल्कुल उसकी जानकारी नहीं है, तब भी हम उसको डील कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो वो मैं आपको फॉर्मेटिंग से बता देता हूँ कि किसी भी राजवंश का अगर प्रशासन हमसे पूछा जा रहा है, हमको अगर उसकी बेसिक समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है, तो उसमें जैसे हम कुछ पहले से अपने फॉर्मेटिंग में जब हम तैयारी करते हैं उसके दौरान हम फॉर्मेट में बना के रख सकते हैं कि हमको इन पॉइंट्स को याद रखना है। कोई भी प्रशासन हो तो हम उसको डील कर पाएंगे। जैसे प्रशासन में सबसे पहले तो अगर हमको इंट्रोडक्शन देना है 11 नंबर में, तो हम 1 से 1.5 लाइन यूज करते हैं इंट्रोडक्शन में। उसमें हम उसका स्रोत बता सकते हैं, जो भी पूछा गया है, उसके प्रमुख शासक बता सकते हैं, राजधानी बता सकते हैं। इतने में हमारा ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रशासन में सीधे केंद्रीय प्रशासन सबका होता है। हर हिस्ट्री में कोई भी राजवंश हो उसका सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन होगा, क्योंकि राजा ही सर्वोच्च होता है। तो पहले पॉइंट पे हम केंद्रीय प्रशासन, ये सबके लिए सेम रहेगा। केंद्रीय प्रशासन में भी एक बात हमेशा सेम है कि राजा सर्वोच्च है, और न्याय व्यवस्था भी है तो उसका भी सर्वोच्च राजा है, सेनापति भी सर्वोच्च राजा ही होता है। वो 2-3 बातें हम यहाँ लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। उसके बाद उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है। ये सब जगह है, आप इतिहास में कोई भी सेगमेंट पढ़ेंगे, किसी का भी राजवंश पढ़ेंगे, हर जगह ये बात आएगी कि राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद उपलब्ध थी। तो एक पॉइंट हमारा वो बन जाएगा। फिर दूसरे बात उसमें आते हैं तो प्रांतीय प्रशासन, क्योंकि विस्तृत शासन है तो उसको चलाने के लिए प्रांतों में बांटा गया है, तो प्रांतीय प्रशासन है। फिर ऐसे ही हम नीचे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद न्याय व्यवस्था आ जाएगी। 2 तरह के न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है और आपका फौजदारी न्यायालय है। वो हर राजवंश में लगभग सेम आएगा। फिर सेना की बात कर लेंगे, फिर राजस्व की बात कर लेंगे, भूमि कर है। तो इस तरह से हम प्रशासन वाला एक
पूरा इतिहास में हर किसी राजवंश का एक फॉर्मेट पे हम पूरा 11 नंबर का हर राजवंश तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रशासन हम रेडी कर पाएंगे। ऐसे ही इतिहास में एक और अगर उदाहरण ले लूं तो हमेशा पूछा जाता है किसी भी एक राजा की उपलब्धियों के बारे में। एक क्वेश्चन फॉर्मेट में फिक्स कर लीजिए कि राजा की उपलब्धि किसी की भी आएगी तो हमको ऐसे ही 3 पॉइंट लिखना है कि वो कुशल प्रशासक था। 5 नंबर में ये पूछा जाता है हमेशा इस टाइप से, तो एक कुशल प्रशासक हो जाएगा, कुशल सेना नायकत्व कर सकता था, कुशल सेनापति कर सकते हैं, वो धर्म को लेकर क्या विचार रखता था, फिर उसका धर्म वाला पॉइंट, न्याय प्रेमी था या नहीं था, ऐसे करके 5 पॉइंट्स ये करके हम इनके आगे अगर कुछ लिखते हैं 5 नंबर में तो इसमें हमको 4, 3.5, 4 नंबर मिलने की संभावना होती है। और ये ऐसा एक फॉर्मेट है, मैं दोनों का बता रहा हूँ, 11 नंबर में प्रशासन बताया है, ये 5 नंबर वाला है। अब किसी भी राजा के लिए ये ऐसे 5 पॉइंट फिक्स कर सकते हैं क्योंकि सभी के पास या तो कुशल सेना नायकत्व होगा, प्रशासक वो बहुत कुशल होगा, धर्म को लेकर उसका कोई भी महत्व होगा, मतलब धर्म को लेकर वो क्या सोचता है, सर्वधर्म संभाव वाली भावना रखता है या फिर कैसा है। तो इन पॉइंट्स के साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और मैंने अपने मेंस में इसी का प्रयोग किया था कि मैंने पहले से हर सब्जेक्ट में, जैसे कि आप ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो आप हर टॉपिक के कुछ बिंदु, मुख्य बिंदु आपको 11 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में क्या लिखना होता है कि आपके पास 2 पेज है, 200 शब्दों का कंटेंट लिखना है, तो आपको ऐसे 8 से 10 बिंदु पहले बना लेने हैं कि उन बिंदुओं के अंतर्गत 1 या 2 लाइन में मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उस बिंदु के हिसाब से अगर आपकी फॉर्मेटिंग पहले से रेडी होगी तो आप मेंस बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये मेरी धारणा है और मैंने इस तरह से किया है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अपनी क्षमताएं होती है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से अगर आप फॉर्मेट के साथ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी खत्म करना और बहुत अच्छे से आप उसकी तैयारी भी कर पाएंगे। और कुछ पूछना हो आप लोगों को तो जरा पूछ सकते हैं। जैसे भैया हम किसी टॉपिक को अगर कवर करें जी और उसका कंटेंट भी तैयार करें तो जैसे उसको याद रखने की स्ट्रेटजी क्या होती है, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखो, याद रखने का ऐसा है कि इसमें भी आपकी क्षमता ही, यहाँ भी उसी की बात होगी। अगर आप किसी चीज को 2 बार पढ़ के याद रख सकते हैं तो आप शार्प माइंडेड है, आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे सिलेबस को। लेकिन किसी को 3 बार 4 बार भी लगता है, किसी को उसके बाद भी याद नहीं होता, तो सबसे बढ़िया तरीका है मुख्य परीक्षा पास करने के लिए आपको आंसर राइटिंग की तो जरूरत होगी ही होगी, और आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है। तो आप उसी टॉपिक की 2 से 3 बार आंसर राइटिंग कर लीजिए ना, आपको इजीली याद हो जाएगा, आपका कंटेंट भी रेडी हो जाएगा। और जब आप 2 से 3 बार आंसर राइटिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि आपको उसमें ये पता चल जाता है कि अब इस टॉपिक से मुझे क्या क्या चीजें दिमाग में रह गई है और क्या क्या चीजें मैं भूल रहा हूँ। जो चीजें आप भूल रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और वो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि 6 पेपर लगातार होते हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरा पेपर रिवाइज कर पाए किसी बुक से या फिर आपके नोट्स से। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे तो आप 20 से 30 पेज में पूरा पेपर शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, और 3 से 4 घंटे आप, जैसे आज फर्स्ट पेपर हुआ आप दे के आए, रेस्ट किया, आपके पास मात्र 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं जब आप स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप वो 20 से 30 पेज का शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो अगले पेपर में आप बहुत अच्छा करेंगे। और किसी को कुछ पूछना? चलिए बहुत बहुत थैंक यू। ये अभी आपने जो है सचिन से मेंस के बारे में जो सुना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, और चूंकि हमें लगातार तैयारी करना है और खास उसमें है कि फैक्ट को कैसे याद किया जाए, देखिए उसके लिए आप रिवीजन पर सबसे ज्यादा जोर दें। और जैसा कि सचिन ने अभी कहा कि आपको राइटिंग स्किल, चूंकि मेंस की सबसे बड़ी जान जो है वो राइटिंग स्किल है, जब तक आप उसमें सुधार नहीं लाएंगे। और चूंकि एमपीपीएससी में सेलेक्ट होने का जो बेस है वो मेंस एग्जामिनेशन ही है, क्योंकि उसी के नंबर जुड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, और तब जाकर जो है आपको कोई बहुत अच्छी जो है पोस्ट मिलती है। तब इनका जो है इंटरव्यू होना है, उसके लिए जो है हम सभी लोग जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि ये उड़ान में तब आए थे जब 12वीं पास इन्होंने की थी, और साथ साथ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी किया और अपनी जो है तैयारी भी की, और 3 साल में इन्होंने अपने आप को इस तरीके से तराशा, इस तरीके से तैयारी की कि आज वो दिन हमारे सामने है कि प्री पास हुए, उसके बाद मेंस दी और मेंस में भी सफल हुए। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जो है ये उच्च पद पर जो है सेलेक्ट होंगे और राज्य
को जो है अपनी सेवाएं देंगे और संस्था को, उड़ान कैरियर एकेडमी को भी और अपने परिवार को भी जो है गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद।